नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ अपवर्ड सॉइल प्रेशर की। बेसिकली क्या है ये, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जैसे फुटिंग जो है, फुटिंग अपना लोड किसको ट्रांसफर कर रहा है, सॉइल को। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सॉइल नीचे से रेजिस्टिंग जो प्रेशर लगा रहा है, फुटिंग के ऊपर जो रेजिस्टिंग जो प्रेशर लगा रहा है, वो प्रेशर के बारे में बात करेंगे, वो प्रेशर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करूँगा मैं, आपके पास ये क्या है, आपके पास मान लीजिए एक आपके पास कॉलम है। ठीक है, दिस इज योर कॉलम, और ये क्या हो रहा है आपके पास, उसके नीचे फुटिंग है, और ये कॉलम ऊपर क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कॉलम कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पास इसके नीचे क्या, आपके पास इसके नीचे सॉइल है। तो यहाँ पर ये फुटिंग के नीचे सॉइल क्या करेगा, आपके पास प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ये सॉइल क्या करेगा, आपके पास ये प्रेशर लगाएगा। अब ये प्रेशर आपके पास, ये जरूरी है क्या कि ये प्रेशर जो है वो हर पॉइंट में कैसा हो, आपके पास सेम हो। ऐसा है कि आपके पास कि इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी प्रेशर की, वो हर पॉइंट पे कैसा हो, आपके पास सेम हो। नहीं, ऐसा कोई आपके पास जरूरी नहीं है कि जो प्रेशर जो आपने लगा रहा है सॉइल, उसकी जो इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये हर पॉइंट पे क्या हो, आपके पास सेम हो। इसमें आपके पास जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास देखिए बेसिकली फुटिंग पे आपके पास जो लोड आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, आपके पास कॉलम के कारण। तो कॉलम पे आपके पास जो लोड जो आ रहा है वो आपके पास, मैं बोल दे रहा हूँ, वो कितना आ रहा है आपके पास, एक्चुअल लोड पीक आ रहा है। ठीक है, मैं वर्किंग सर्विसेबल लोड जो आ रहा है, वर्किंग लोड जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है आपके पास, पीक आपके पास आ रहा है। और ये कहाँ से पास हो रहा है, ये उसके सीजी से पास हो रहा है। ठीक है, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये कहाँ से पास हो रहा है, वो उसके सीजी से पास हो रहा है। मतलब फुटिंग का कॉलम का जो सीजी जो है और एक्चुअल लोड आपका जो आ रहा है कॉलम के ऊपर, वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सीजी से ही। मतलब उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ से पास हो रही है, उसके सीजी से पास हो रही है। तो इस केस में अगर मैं क्या बनाया इसका, मैं इसका बनाया कि मैं अपवर्ड सॉइल प्रेशर अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाऊँ तो आपके पास कितना हो जाएगा, वो सिंस वो उसके सीजी से ही पास हो रहा है तो इक्वली क्या हो जाएगा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ कि हर पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर इक्वल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हर पॉइंट पे आपके पास जो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा Q, वो कितना देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, इक्वल देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जो प्रेशर जो आपके पास जो लोड जो आ रहा है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सीजी से पास हो रहा है। वहाँ पर कोई भी आपके पास एसेंट्रिक लोडिंग वहाँ पर नहीं हो रही है। अगर एसेंट्रिक लोडिंग हुई तो क्या आपको यहाँ पर प्रेशर जो आपके पास जो रेजिस्टिंग जो प्रेशर आ रहा है वो आपके पास इक्वल मिलेगा क्या, नहीं, आपको वहाँ पर इक्वल देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए अभी ये क्या हो रहा है, सीजी से पास हो रहा है, तो मतलब ये कैसा हो रहा है, यहाँ पर लोडिंग जो है इसके अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप इसके राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर लोडिंग ज्यादा आ रही है, इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर लोडिंग कम आ रही है। ये इसके सीजी से पास हो रहा है, तो मतलब जो अपवर्ड आपके पास जो सॉइल प्रेशर, जो सॉइल में जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जो रेजिस्टिंग प्रेशर वो जो प्रोवाइड करेगा फुटिंग को, वो कैसा हो जाएगा आपके पास हर एक पॉइंट पे कैसा हो जाएगा आपके पास इक्वल वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उसके सीजी से पास हो रहा है। तो अगर मैं क्यू की बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर क्या होता है आपके पास, प्रेशर क्या है, स्ट्रेस की बात करूंगा तो प्रेशर क्या आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना आ रहा है आपके पास, लोड आपके पास आ रहा है P और एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज योर A। तो यहाँ पर Q आपको कितना देखने को मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू P अपॉन A। और यहाँ पर P में जो बात कर रहा हूँ, P में क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्किंग या फिर सर्विस लोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वर्किंग या फिर सर्विस लोड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अच्छा आप बोलोगे सर P क्यों ले रहे, P U क्यों नहीं लिए यहाँ पर मैं P U क्यों नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, मतलब फैक्टर्ड 1.5 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक क्लॉज होता है IS कोड में, उसके बारे में भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसका रीज़न मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ पर P क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, मैं आपके पास वहाँ पर PU मैं वहाँ पर कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में भी अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई वहाँ पर उसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये क्या था आपके पास, ये वाली कंडीशन दी जब आपके पास एक्चुअल लोड कहाँ से पास हो रहा है। देखिए मैं कॉलम में आपको 3 कंडीशन बताया था। ठीक है, बेसिकली आपके पास कॉलम में 3 कंडीशन बताया था, जिसमें सबसे पहली कंडीशन जो थी वो क्या बोला था मैं आपके पास कि कॉलम में जो लोड जो आ रहा है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल लोड जो आ रहा है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सीजी से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब वहां पर किसी भी टाइप का बेंडिंग मोमेंट वहां पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है।
दूसरा मैंने आपको कंडीशन बताया था कि वहां पर आपके पास एक्चुअल लोड तो आ ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है वहां पर आपके पास वहां पर बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल रही है, और वो या तो वो एक एक्सिस के अबाउट देखने को मिल रही है या फिर वो दोनों एक्सिस के अबाउट देखने को मिल रही है। तो इसी कंडीशन में आपके पास टोटल 3 कंडीशन वहां पर होते थे। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आपके पास पहली कंडीशन है जब आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास कॉलम में जो लोड जो आ रहा है वो कैसा आपके पास एक्चुअली लोडेड कॉलम है, मतलब वो आपके पास बेंडिंग मोमेंट वहां पर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वो कहां से पास हो रहा है, सीजी से पास हो रहा है। तो आपको यहाँ पर जो सॉइल प्रेशर आपको जो देखने को मिला वो कैसे देखने को मिला, आपको यहाँ पर इक्वल इंटेंसिटी का देखने को मिल गया। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं बात करूं कि आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कॉलम है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फुटिंग, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इसकी सीजी है, ठीक है, दिस इज योर सीजी ऑफ द कॉलम। अब यहां पर क्या हो रहा है ना कि आपका जो लोड जो लग रहा है वो उसके सीजी पे नहीं लग रहा है, वो कुछ डिस्टेंस ई पे लग रहा है, वो कुछ डिस्टेंस ई पे लग रहा है। तो अब क्या होगा, अब यहां पर अगर आप बोलोगे कि सर यहां पर अब यहां पर एसेंट्रिसिटी देखने को मिल गई, जैसे भी हो, यूनी एक्शियल हो बाई एक्शियल हो, बस मैं आपको बेंडिंग मोमेंट के बारे में बता रहा हूं। आपके पास मान लीजिए मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ यूनी एक्शियल, आपके पास क्या है, आपके पास एसेंट्रिसिटी देखने को मिल रही है। मतलब अगर मैं इसका प्लान व्यू बनाऊं, सिर्फ कॉलम का अगर मैं प्लान व्यू बनाऊं तो कैसा देखने को मिल रहा है आपको एक कॉलम है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूनी एक्शियल बेंडिंग मोमेंट की। तो यहाँ पर क्या लगा है, आपके पास लोड लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपके पास एसेंट्रिसिटी आपको देखने को मिल गई है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ, ये सेकेंड केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली अब अगर मैं इसको ट्रांसमिट करवाया, ठीक है, अगर मैं इसको ट्रांसमिट करवाया, ट्रांसफर अगर मैं करवा रहा हूं उसके सीजी पे, ठीक है, उस लोड को जो कि कुछ एक एसेंट्रिक लोडिंग है उसके अगर मैं सीजी पे ट्रांसफर करवा रहा हूं, तो बेसिकली क्या क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर आपको एक लोड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा P, साथ ही साथ यहां पर आपको एक बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिलेगा, दैट इज योर P इंटू ई। समझ में आ रहा है? तो लोड तो आ ही रहा है, साथ ही साथ वहां पर क्या आ रहा है, आपके पास एक बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल रहा है, दैट इज योर P इंटू ई। अब इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास यहां पर जो कॉलम में जो लोड है वहां पर आपको एक्सियल लोड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, साथ ही साथ यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपको यहां पर बेंडिंग मोमेंट भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो इस केस में क्या हो रहा था, आपके पास यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड ही देखने को मिल रहा था, ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड ही देखने को मिल रहा था। तो अगर मैं यहां पर अपवर्ड प्रेशर की बात करूं तो अपवर्ड प्रेशर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म्स में आया था, हमारे पास एक्सियल लोड के टर्म्स में ही हमने यहाँ पर प्रेशर निकाले थे। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो अगर हमारे पास मैं Q की बात करूं अपवर्ड प्रेशर की, तो Q हमारा एक्सियल पे भी डिपेंड करेगा P पे, साथ ही साथ हमारे पास बेंडिंग के कारण भी क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। Q क्या आपके पास प्रेशर है, प्रेशर क्या आपके पास स्ट्रेस के सेम आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के टर्म्स में आएगा आपके पास। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जो आएंगे या फिर प्रेशर जो आएंगे वो आपके पास एक्सियल लोड के कारण भी आएंगे और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के कारण भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले केस में सिर्फ एक्सियल लोडिंग के कारण क्या देखने को मिल रहा था, वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो अगर मैं इसका क्या बनाया, मैं इसका बनाया यहाँ पर, अब क्या हो रहा है, मैं बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अब अगर मैं बात करता हूँ इसका फुटिंग की, ठीक है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फुटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक बात देखिए जरा, मान लीजिए ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग, ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर फुटिंग, और कॉलम का जो एक्चुअल आपके पास जो कॉलम का जो सीजी होगा वो ऑब्वियसली कोइंसाइड होगा किससे, फुटिंग के भी सीजी से कोइंसाइड होगा। तो मैं यहाँ पर, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास दोनों जो सीजी जो हैं, ठीक है, दोनों की जो वाई एक्सिस जो है कॉलम की और फुटिंग की वो क्या हो जाएगी आपके पास सेम हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कॉलम में क्या हो रहा है आपके पास, कॉलम में कुछ एसेंट्रिसिटी में अब क्या हो रहा है आपके पास लोडिंग आ रहा है, सिमिलरली फुटिंग के भी सेम हो या एसेंट्रिसिटी में क्या होगा लोड लगेगा। ऐसा तो है नहीं कॉलम में एसेंट्रिक लोड आ रहा है लेकिन फुटिंग में क्या हो रहा है आपके पास सीजी से पास हो रहा है वो लोड, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि आपके पास दोनों वाई एक्सिस के होगी आपके पास सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फुटिंग में अगर मैं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो लोड हो रहा है उसके सीजी से पास नहीं हो रहा है, वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके कुछ एसेंट्रिसिटी डिस्टेंस से क्या हो रहा है वहां से पास हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा आपके पास, ये फुटिंग है, फुटिंग का प्लान व्यू है, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर बी, ठीक है, लेंथ और विड्थ है इसकी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपके पास
एक्चुअल फोर्स लगा रहा हूँ, कॉलम का जो एक्चुअल फोर्स आ रहा है वो क्या हो रहा है आपके पास, वो इस पॉइंट पे आपके पास कंप्रेसिव क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पर एक्चुअल लोड देखने को मिल रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा फुटिंग भी अंडर कंप्रेशन ही रहेगा। क्यों कंप्रेशन रहेगा, क्योंकि फुटिंग के ऊपर क्या है आपके पास कॉलम है, कॉलम में अगर कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो सिमिलरली ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास फुटिंग में आपके पास टेंशन लोड आ जाए, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फुटिंग के ऊपर कॉलम है और कॉलम में अगर कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो वही ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा फुटिंग को, तो फुटिंग में भी क्या होगा, अंडर कंप्रेशन ही रहेगा वो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो एक्चुअल लोड आपके पास जो आ रहा है कॉलम के कारण फुटिंग पे, वो कैसा आ रहा है, कंप्रेसिव लोड आ रहा है, मतलब इसके राइट साइड में कैसे करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा कंप्रेशन आएगा कंपैरेटिवली विथ यहाँ के लेफ्ट पोर्शन में। समझ में आया। तो अगर मैं बात करूं सॉइल प्रेशर की, ठीक है, सॉइल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, अपवर्ड सॉइल प्रेशर की, सिंस यहाँ पर ज्यादा इसके राइट साइड में ज्यादा यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है कंपैरेटिवली विद द लेफ्ट पोर्शन, तो अपवर्ड प्रेशर कहाँ ज्यादा रहेगा, राइट में क्या होगा आपके पास, रेजिस्टेंस भी ज्यादा प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर इधर ज्यादा आ रहा है तो ये क्या करेगा, ज्यादा आपके पास क्या करेगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा फुटिंग, तो ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है तो उतने ही ज्यादा क्या होगा, वहां से सॉइल भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और क्या होगा आपके पास, यहाँ आपके पास कम आपके पास कंप्रेशन आ रहा है, सिंस यहाँ कम कंप्रेशन आ रहा है तो क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा आपके पास, कम रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं सॉइल का, ठीक है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैसा, आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से क्या है, बहुत कम है, कम कम, फिर वो इंक्रीज होते आ रहा है, सॉइल प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं आपको, और अल्टीमेटली राइट साइड में क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रेशर इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा क्यू मैक्स, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ दिस इज योर क्यू मिनिमम, ठीक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम प्रेशर, और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ मिनिमम प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ आपको कि हो सकता है आपके पास, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक्चुअल लोड बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल लोड में बढ़ाते जा रहा हूँ, तो हो सकता है एक टाइम के बाद पे आपके पास, मान लीजिए आपके पास इतना ज्यादा आपके पास कॉलम का एक्चुअल लोड आया कि यहाँ पर कंप्रेशन इतना ज्यादा आया कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया आपके पास, लिफ्ट हो गया, मतलब मैं इसको इतना ज्यादा मैं प्रोवाइड कर दिया कंप्रेशन कि इतना ज्यादा अंदर चले गया कि ये वाला पोर्शन क्या हो गया, वहां पर लिफ्ट कर गया। तो जैसे जैसे मैं एसेंट्रिसिटी बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एसेंट्रिसिटी बढ़ाते जाऊंगा, तो आपके पास ये जो बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है P इंटू ई, बेंडिंग मोमेंट बढ़ते जाएगा, और बेंडिंग मोमेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्या होंगे वहां पर वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएंगे। तो हो सकता है एक टाइम के बाद जैसे आपने बहुत ज्यादा एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड आपने कर दिया तो वहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस इतना ज्यादा आ गया कि आपके पास ये जो मैक्सिमम प्रेशर है वो इतना ज्यादा आ गया यहाँ पर कि ये वाला जो साइड है इसमें इतना कंप्रेशन आ गया कि ये वाला साइड क्या हो जाए आपके पास, लिफ्ट कर जाए, ठीक है, कि ये वाला इतना कंप्रेस हो गया कि ये वाला साइड क्या हो गया आपके पास, लिफ्ट कर गया। अभी इस केस में मैं आपके पास जो बनाया हूं, मैं क्या बनाया हूं कि ये वाला वो वाला केस है कि यहाँ पर आपके पास ज्यादा कंप्रेशन मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आपको कम कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, ये भी कंप्रेशन में ही है, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके पास इतना ज्यादा यहाँ पर एसेंट्रिसिटी में बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो सिंस मैं यहाँ पर E ज्यादा प्रोवाइड किया हूँ तो बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा तो मेरा Q मैक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपका लेफ्ट वाला पोर्शन क्या हो जा रहा है आपके पास लिफ्ट कर जा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, उस केस में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके पास ये जो है, ठीक है, ये तो आपके पास कंप्रेशन में गया है लेकिन सिंस ये लिफ्ट कर गया मतलब वहां पर क्या आ गया, टेंशन प्रोवाइड हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपको नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कैसा देखने को मिल जाएगा आपको, नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कैसा आपके पास, ये इस साइड से जा रहा था बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपोजिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपके पास, नेगेटिव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसका प्रेशर। तो हम हमेशा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि आपका हम जब फुटिंग जब डिजाइन करते हैं तो हमेशा फुटिंग को भी कैसे डिजाइन करेंगे, हम अंडर कंप्रेशन ही डिजाइन करेंगे, ठीक है, हम हमेशा कैसे डिजाइन करेंगे, हम हमेशा कंप्रेशन ही डिजाइन करेंगे। ऑब्वियसली बात है ना, फुटिंग में देखो, मान लीजिए मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक फुटिंग है, ठीक है, तो अगर मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ तो मैं उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेसिव लोड ही तो लगा रहा हूँ ना, मैं टेंशन लोड कैसे लगा लूंगा उस पर, ठीक है, आप जहां पर भी अगर आप बैठे, ठीक है,
जिस जगह पे भी आप मान लीजिए अभी आप बेड पे बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, तो बेड को मान लीजिए आप क्या है आपके पास, आपका बेड क्या है आपके पास, एक फुटिंग है। तो अगर आप उसके ऊपर रेस्ट करें तो आप उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड ही तो लगाओगे ना, आप टेंशन लोड कैसे लगा लोगे। तो फुटिंग हमेशा पूरे स्ट्रक्चर के लोड को लेता है, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर का जो लोड है वो उसमें आपके पास ट्रांसफर हो रहा है फुटिंग में। तो फुटिंग को हम हमेशा कैसे कंसीडर करेंगे, हम हमेशा उसको कंसीडर करेंगे एज अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। तो वहां पर अगर मैं उसको कंप्रेशन में डिजाइन कर रहा हूं तो यहां पर मैं उसको टेंशन की बात क्यों करूंगा, मुझे यहां पर जीरो टेंशन चाहिए, जैसे कि मैं कॉलम में बनाया था, ठीक है। तो यहां पर मुझे टेंशन नहीं चाहिए, तो मैं बात करूंगा कि मैं मैक्सिमम, यहां पर मैं मैक्सिमम में ये जो पॉइंट है मैं इसको मैं कितना प्रोवाइड कर सकता हूं, ये जो एसेंट्रिसिटी का पॉइंट है इसको मैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू तक मैं प्रोवाइड कर सकता हूं कि जिसके बाद क्या हो जाए आपके पास, अगर मैं इसके बाद अगर मैं और ज़्यादा इसमें एसेंट्रिसिटी आई तब क्या हो जाए आपके पास कि मेरा जो फुटिंग है वो टेंशन जोन में चले जाए, इधर वाला साइड। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके पास बेंडिंग मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे। तो ई की मैं वो मैक्सिमम वैल्यू चेक कर रहा हूं कि जिस वैल्यू को अगर आप एक्सीड करें तो आपके पास जो फुटिंग का जो अदर साइड जो था, ये वाला साइड क्या हो जाएगा आपके पास, लिफ्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब आपके पास फुटिंग क्या हो जाएगा आपके पास, टेंशन में चल जाएगा। तो वो टेंशन को अवॉइड करने के लिए, जीरो टेंशन लाने के लिए मैं यहाँ पर ई की जो मैक्सिमम जो वैल्यू है मैं वो चाहता हूँ कि वो वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो टेंशन में जाने के लिए, ठीक है, ये वाला ग्राफ ऊपर जाने के लिए सबसे पहले वो कहीं जीरो पे पहुंचेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर क्यू मिनिमम की जो वैल्यू है, क्यू मिनिमम की वैल्यू मैं उसको एनालिसिस करके देखूंगा कि आपके पास जीरो टेंशन में जाने के लिए हमारे पास क्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो उसकी वैल्यू आनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पर एनालिसिस करूंगा किसका, मैं यहाँ पर एनालिसिस करके देखूंगा। देखिए इसका तो यहाँ पर यह आएगा, मैं फॉर एनालिसिस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्यू मिनिमम की वैल्यू कितना लिख रहा हूँ, मैं क्यू मिनिमम की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ कितनी, इक्वल्स टू जीरो। मतलब अगर ये वाली वैल्यू ई की वैल्यू और ज्यादा हो गई तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाएगी, ठीक है, आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। वो वैल्यू कौन सी आपके पास, जो अगर आप वो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर आपने एक्सीड किया तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आपको वहां पर टेंशन जोन क्रिएट हो जाएगा फुटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एनालिसिस मैं क्यू मिनिमम कितना लेके चल रहा हूँ, मैं जीरो लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी लेके चल रहा हूँ मैं, जीरो। तो यहाँ पर बात करूंगा अगर मैं, तो आपके पास अंडर बेंडिंग मोमेंट में एसेंट्रिक लोडिंग के कारण अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्यू मैक्सिमम की, ठीक है, या फिर मैं बात करता हूँ, चलिए क्यू की बात करता हूँ। आपके पास जो स्ट्रेस है, मैं क्या बोला आपके पास, एक्सियल प्लस बेंडिंग दोनों आ रहा है, एक्सियल प्लस बेंडिंग यहाँ पर दोनों देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूँ तो एक्सियल के लिए स्ट्रेस कितना, प्रेशर कितना हो जाएगा, पी बाय ए। एक्सियल के लिए प्रेशर कितना हो जाएगा आपके पास, लोड अपॉन एरिया। सिमिलरली बेंडिंग के लिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस कितना होता है आपके पास, बेंडिंग स्ट्रेसेस अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है फ्लेक्सर का, m बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर इक्वल्स टू सिग्मा बाय वाई। ये क्या होता है आपके पास, बेंडिंग स्ट्रेसेस का आपके पास जो फ्लेक्सर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मुझे सिग्मा बी निकालना है तो सिग्मा बी कितना हो जाएगा आपके पास, m बाय आई इंटू वाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, m बाय आई इंटू वाई। तो प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस m बाय आई इंटू वाई। तो बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, m बाय आई इंटू वाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर Q की, तो यहां पर हमें Q मैक्स की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो Q मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपके पास, Q मैक्सिमम आ जाएगा P बाय ए प्लस m बाय आई इंटू वाई। सिमिलरली Q मिनिमम की अगर मैं बात किया तो Q मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, P बाय ए माइनस m बाय आई इंटू वाई। ये कितना हो जाएगा आपके पास, P बाय ए माइनस m बाय आई इंटू वाई। अब बेसिकली यहां पर बात करेंगे m क्या है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट कितना है वो P इंटू ई, कितना है वो P इंटू ई। सिमिलरली अगर मैं I की बात किया, I कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास ये फुटिंग था, ये फुटिंग था आपके पास, और यहां पर क्या हो रहा था आपके पास, जो लोड जो लग रहा था वो किधर लग रहा था, कुछ एसेंट्रिसिटी ई पे लग रहा था, ठीक है, कुछ एसेंट्रिसिटी ई पे लग रहा था। अब यहां पर लोड लग रहा है
तो क्या करेगा ये आपके फुटिंग को, यहाँ पर अगर लिफ्टिंग हो रही है तो यहाँ पर आपके पास ऐसा क्या बन रहा है, आपके पास आपको टर्निंग जो मोमेंट जो आ रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है, सिंस ये लोड लग रहा है तो आपके पास रोटेशन कैसा आ रहा है, आपके पास इस एक्सिस में आ रहा है। मतलब आपके पास फुटिंग जो है, फुटिंग ये वाला डाउन जाएगा तो ये कैसा रोटेट होगा आपके पास, ये इस वे से आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर बेंडिंग आपके पास आ रही है। और इस वे से अगर बेंडिंग आ रही है तो वो कौन से एक्सिस के अबाउट आ रही है आपके पास, ये वर्टिकल जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस के कारण क्या आ रही है आपके पास यहाँ पर, उसके अबाउट यहाँ पर आपको बेंडिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बेंडिंग देखने को मिल रहा है। तो जो अब यहाँ पर ये क्या आपके पास, ये लेंथ था और ये क्या आपके पास, ये बी है। तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट आ रहा है, वाई वाई एक्सिस किसको काट रहा है आपके पास, लेंथ को काट रहा है, एल को। तो अगर मैं यहाँ पर आई की अगर मैं बात करूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर जो क्यूब होगा वो किसके टर्म में होगा आपके पास, एल के टर्म्स में। समझ में आ रहा है ना, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपके पास रोटेशन हो रही है और वो एक्सिस जो डायमेंशन को काटता है, क्यूब हम उसी का लेते हैं, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आई की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, बी एल क्यूब अपॉन 12। बी एल क्यूब अपॉन 12 क्यों लिया हो, क्योंकि कैसा आपके पास रेक्टेंगुलर है। समझ में आया, रेक्टेंगुलर है तो कितना हो जाएगा, बी एल क्यूब अपॉन 12। सिमिलरली अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर एल बाय 2। वाई कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी योर एल बाय 2, ये तो पता ही होगा। तो अगर मैं निकालूँ क्यू मिनिमम, तो क्यू मिनिमम कितना है हमारे पास, क्यू मिनिमम है हमारे पास P बाय ए माइनस एम बाय आई इंटू वाई। तो मैं बोल रहा हूं अगर मैं मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी मतलब एक वो वाला पॉइंट है जहां पर आपके पास क्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो जा रही है। क्यों, क्योंकि अगर वो वाले मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी को पॉइंट को थोड़ा सा अगर मैं और शिफ्ट कर दिया तब क्या हो जाएगा, यहां से लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आपके पास जो क्यू मिनिमम जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव, मतलब वो टेंशन में चले जाएगा। समझ में आया ना, यही मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जब यहां पर आपके पास ना कंप्रेशन आ रहा है ना टेंशन आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0। और जैसे ही वो उसको मैंने थोड़ा सा क्रॉस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव की तरह चले जाएगा। और ई मैक्सिमम से थोड़ा सा अगर मैं कम चले गया तो वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा, मतलब वहां पे कंप्रेशन आ जाएगा। तो मैं अगर मैं मैक्सिमम वाला लिमिटिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसको थोड़ा सा और एक्सीड किया तो टेंशन में चले जाएगा, या फिर उससे मैं कम किया तो कंप्रेशन में आ जाएगा। तो मैं ई मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है वहां पर ना टेंशन है ना कंप्रेशन है, मतलब आपके पास क्यू मिनिमम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू मिनिमम इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू पी बाय ए मतलब बी इंटू एल माइनस एम कितना हमारे पास, पी इंटू ई अपॉन आई कितना है, बी एल क्यूब अपॉन 12 इंटू वाई कितना हमारे पास, एल बाय 2। ये कितना हमारे पास, एल बाय 2। तो यहां से आप ये ई की जो बात करो, ये ई क्या है हमारे पास, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं ना, ई मैक्सिमम। ठीक है, मतलब ई मैक्सिमम की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो टेंशन में चले जाएगा। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई निकाल रहा हूं, तो आप इसको बोल दीजिए ये ई क्या आपके पास, ई मैक्सिमम है। ठीक है, ई क्या आपके पास, ई मैक्सिमम है। तो एक और बार मैं लिख लेता हूँ, 0 इक्वल्स टू क्या आपके पास, दैट इज 0 इक्वल्स टू पी बाय एल इंटू बी माइनस पी इंटू ई मैक्सिमम वाला पॉइंट अपॉन बी एल क्यूब अपॉन 12 इंटू एल बाय 2। तो यहाँ से आप ई मैक्सिमम निकालिए, तो ई मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करते हैं इसको एक बार, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6 ऊपर चलेगा, तो हो जाएगा P अपॉन बी इंटू एल इक्वल्स टू P इंटू ई मैक्स अपॉन 6P, ठीक है, अपॉन बी एल स्क्वायर। तो यहाँ से L और ये L स्क्वायर कटा, और यहाँ से B और ये B कट गया, यहाँ से सिमिलरली P और ये वाला P भी हट गया। तो आपके पास E मैक्सिमम की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू L बाय 6। ठीक है, E मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है आपके पास, L बाय 6। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये वो वाला मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ आपके पास मिनिमम आपके पास जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, 0। मतलब यहाँ पर आपके पास ये जो ई मैक्सिमम मैंने जो निकाला है वो कौन सी कंडीशन है, ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पर आपके पास क्यू मिनिमम कितना आ रहा है आपके पास, 0। मतलब यहाँ पर आपके पास ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, ई की वैल्यू है हमारे पास L बाय 6। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, L बाय 6 में आपके पास क्यू मिनिमम कितना आ रहा है उसके पास, 0। मतलब यहाँ पर ये वाला जो एंड है ये ना कंप्रेशन में है और ना ही टेंशन में। जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया, यहाँ से मैंने
आपके पास जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, Q इज ग्रेटर देन L/6 कर रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ चले जाएगा और ग्राफ ऐसा मिलेगा, मतलब ये वाला पॉइंट आपकी तरफ नेगेटिव में चले जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर टेंशन जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जैसे ही मैं E की वैल्यू L/6 से बढ़ा रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा आपके पास, जो फुटिंग है वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, टेंशन में चले जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं E की वैल्यू L/6 से मैं कम कर रहा हूँ, तो आपको ये वाला कंडीशन मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर भी आपके पास कंप्रेशन में रहेगा और ये वाला पॉइंट भी आपके पास कंप्रेशन में रहेगा। तो L/6 जो है वो क्या आपके पास, दैट इज योर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ एसेंट्रिसिटी। जैसे ही आपने E की वैल्यू ग्रेटर देन L/6 किया, तो आपका जो फुटिंग है उसमें एक साइड में क्या हो जाएगा आपके पास, लिफ्टिंग हो जाएगी, तो वहां पर आपके पास जो प्रेशर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा आपके पास, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं E की वैल्यू लेस देन L/6 कर रहा हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास कंप्रेशन में रहेगा, मतलब आपके पास जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, वो आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा देखने को मिलेगा। और हमेशा हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास जो फुटिंग जो हो वो हमेशा किस में रहे, आपके पास कंप्रेशन में रहे, ठीक है। फुटिंग को हम कैसे डिजाइन करेंगे कि हमेशा वो कंप्रेशन में रहे, मतलब आपके पास ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम क्या होना चाहिए आपके पास, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। ये वाला डायग्राम सेटिस्फाई होना चाहिए, ये वाला डायग्राम आपके पास सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। अपवर्ड सॉइल प्रेशर का समझ में आया, अपवर्ड सॉइल प्रेशर का। तो यहाँ पर जो L/6 वाली जो वैल्यू है, L/6 वाली वैल्यू क्या कर रही है आपके पास, डिफाइन कर रही है कि वो L/6 के बाद क्या हो सकता है आपके पास, फुटिंग जो है टेंशन जोन में चले जाएगा। सिमिलरली E की वैल्यू अगर आप L/6 से कम रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कंप्रेशन में ही आपके पास रहेगा फुटिंग। तो समझ में आया। तो ये था आपके पास कि आप यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपके पास जो एक्सियल लोड जो आ रहा है, देखिए हमेशा पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास कॉलम जो है वो एक्सियल लोड से ही क्या हुआ आपके पास कंप्लीटली कोइंसाइड करे, उसकी जो लाइन ऑफ आपके पास जो एक्शन है लोडिंग का वो उसके सीजी से ही क्या करे आपके पास कोइंसाइड करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो जनरली आपके पास कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमें फुटिंग को कंप्रेशन में रखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एसेंट्रिसिटी जो आ रही है वो एसेंट्रिसिटी वो L/6 से हमेशा क्या हो, वहां पर कम हो। तो क्योंकि अगर L/6 से ज्यादा हो गई तो आपके पास फुटिंग कैसे चले जाएगा, आपके पास टेंशन में चले जाएगा। तो वहां पर आपके पास जो डिजाइन आप करोगे रीइंफोर्समेंट की, तो आपको टेंशन जोन में भी आपको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर E की वैल्यू L/6 से कम है तो आपको टेंशन जोन में आपको रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की नीड नहीं रहेगी, आप सिर्फ कंप्रेशन जो जोन है वहीं पर ही आप क्या करेंगे, वहां पर आपके पास रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपको नीचे तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, टेंशन में गया तो आपको ऊपर भी प्रोवाइड करना पड़ जाएगा स्टील को। लेकिन जनरली अगर L/6 से कम रहा तो सिर्फ कंप्रेशन जोन में रहेगा, टेंशन में नहीं आएगा। तो ऊपर में आप क्या कर सकते हो, फुटिंग के ऊपर साइड में आप यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपके पास, ज्यादा वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। समझ में आया। तो किस टाइप से आपके पास बिहेव कर रहा है आपके पास अपवर्ड सॉइल प्रेशर, तो इस टाइप से आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो कि ये क्या आपके पास, दिस इज योर अपवर्ड सॉइल प्रेशर। तो यहाँ से आप एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं, दैट इज योर P/A प्लस M/I इंटू वाई। तो ये जो किया मैंने यहाँ पर, ये मैंने यूनी एक्सियल के लिए किया, ये जो किया है मैंने यहाँ पर मैंने किसके लिए किया, मैंने यूनी एक्सियल के लिए किया। अगर मान लीजिए यहाँ पर बाई एक्सियल के लिए आता बेंडिंग यहाँ पर बाई एक्सियल के लिए आता, तो जो प्लस माइनस ये जो M/I इंटू वाई किया तो मैं यहाँ पर लिखता MUX, सिमिलरली प्लस माइनस करके क्या लिखता MUY अपॉन I इंटू वाई। समझ में आया। यहाँ पर क्या करता मैं M/I इंटू वाई जो किया है मैंने, अगर मान लीजिए बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट आता तो ये जो M जो है एक बार मैं x एक्सिस के अबाउट लिखता, दूसरा वाला मैं y एक्सिस के अबाउट लेता, सेम एनालिसिस सेम रहती, वो थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस रहता, बस यहाँ पर एक टर्म और आया था, ये इसको x एक्सिस के अबाउट लिखते और उसको y एक्सिस के अबाउट हम लिख के वहाँ पर एस्टिमेट कर लेते। क्लियर है, समझ में आया कि एस्टिमेट कैसे करना है हमें। तो इस टाइप से आपके पास क्या रहेगा, आपके पास अपवर्ड सॉइल प्रेशर का क्या रहेगा, आपके पास डायग्राम जो रहेगा वो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर कोडल प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे कि फुटिंग के लिए आपके पास IAS कोड ने आपके पास जो भी कोडल प्रोविजंस आपको जो दिए हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स क्या क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप डालिए आपके पास सम कोडल प्रोविजंस फॉर द डिजाइन ऑफ फुटिंग
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये हम किसके बेस पे ले रहे हैं, IS 456-2000 के बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके पास नॉमिनल कवर के बारे में। तो नॉमिनल कवर आपको याद होगा कि मैंने आपको सबके लिए बताया था, मैंने बीम्स में जब हम डिज़ाइन करते थे तब उसके लिए बताया था, स्लैब जब हम डिज़ाइन कर रहे थे उसके लिए बताया था। नेक्स्ट अपन बात करते जब कॉलम्स के लिए, तो कॉलम्स के लिए भी मैंने आपको नॉमिनल कवर आपको बताया था। तो बेसिकली अगर आप उसका पूरा का अगर आपको समरी चाहिए तो बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पर स्लैब्स के लिए डिज़ाइन किया था। तो स्लैब्स के लिए मैंने आपको कितना बोला था कि नॉमिनल कवर आप ले सकते हो कितना, 20 mm आप मिनिमम नॉमिनल कवर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बीम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो बीम्स के लिए आप ले लीजिए कितना, 25 mm। कॉलम्स के लिए बताया था मैंने आपको, कॉलम्स के लिए कितना बताया था, मिनिमम आप 40 mm प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं तो फिर आप 25 mm भी आप प्रोवाइड कर सकते हो अंडर सम कंडीशन, ठीक है, अंडर सम कंडीशन। अगर मैं फुटिंग की बात करूं तो फुटिंग के लिए आप कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, आप 50 mm और 75 mm अंडर सम कंडीशन, ठीक है। तो ये क्या आपके पास, ये है आपके पास नॉमिनल कवर फॉर स्लैब, बीम्स, कॉलम्स एंड फुटिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके पास स्लैब्स के बारे में तो पता है आपको 20 mm हम देते हैं, बीम्स में भी आप 25 mm अराउंड दे सकते हो। कॉलम्स के लिए मैंने कितना बताया आपको, मिनिमम आप 25 mm लोगे और आपके पास 40 mm आप प्रोवाइड करेंगे, और आप चाहो तो यहाँ पर 25 mm भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर कॉलम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैंने क्लॉज करके लिखाया था कि आपके पास जब कोडल प्रोविजन जब बढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि मिनिमम 40 mm क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर यू कैन प्रोवाइड, हमने डिजाइन करके भी देखा था। बट फॉर कॉलम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन लेसर देन 200 by 200 mm, 200 by 200 mm स्क्वायर, ठीक है, we can take 25 mm of nominal cover also, ठीक है। तो आपके पास जनरली आप कितना लेते हैं, आप कॉलम के लिए 40 mm लेते हैं, बट अगर आपके पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन कितना है आपके पास 200 by 200 या फिर उससे कम है, 200 by 200 mm या फिर उससे कम है, तो आप यहाँ पर कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पर 25 mm आप क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर स्टार बनाया है 40 mm और 25 mm का, तो 25 mm कब यूज़ कर सकते हैं आप, जब आप क्रॉस सेक्शन आपके पास छोटा है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन आपके पास छोटा है, मतलब 2 by 200 का आपके पास 200 by 200 का है, तो वहाँ पर उस केस में आप 25 mm ले सकते हैं। सिमिलरली फुटिंग के लिए मैंने कितना बताया कि आप ले लीजिए यहाँ पे 50 mm ले सकते हैं, नहीं तो इन एनी कंडीशन, एक सर्टेन कंडीशन में आप यहाँ पे 70 mm भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं फुटिंग की बात करूँ, फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जनरली यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा चीज़ें समझिएगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है आपके पास, जब भी आप फाउंडेशन जब भी आप बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, जैसे शैलो फाउंडेशन की बात करें ना, मैं यहाँ पर टोटल आपके पास जितना भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सब मैं शैलो फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। शैलो फाउंडेशन मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फाउंडेशन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर फाउंडेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ बी, ठीक है, और ये क्या आपके पास, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये क्या आपके पास ग्राउंड लेवल है, और कॉलम ऊपर जा रहा है, ठीक है, कॉलम ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है जितने भी डिस्टेंस पे, जितनी भी उसकी हाइट होगी, ठीक है। मैं आपको पहले बताया था ये जो है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर थिकनेस ऑफ फुटिंग, ये क्या आपके पास डी जो है, ये क्या आपके पास थिकनेस ऑफ फुटिंग। अगर मैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात करूं, तो वो क्या आपके पास, दैट इज योर डीएफ, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की बात करूं तो वो क्या आपके पास डीएफ। तो एंटायर मैं किस पे डील कर रहा हूं, मैं आपसे शैलो फाउंडेशन पे डील कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एंटायर मैं किस पे डील कर रहा हूँ, आपके पास शैलो फाउंडेशन पे डील कर रहा हूँ। मतलब आपके पास ये जो डीएफ है ये लेस देन इक्वल टू किसके बराबर है, आपके पास बी के बराबर। सिमिलरली अगर मैं डीप फाउंडेशन की बात करूंगा तो डीप फाउंडेशन क्या होता है आपके पास, डीप फाउंडेशन होता है अगर आपके पास डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो क्या आपके पास ग्रेटर देन क्या आपके पास इसकी जो वेट है, फुटिंग की जो आपके पास वेट है उससे ज़्यादा है। तो एंटायरली मैं यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं शैलो फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। डीप फाउंडेशन मतलब हम किसको बोलते हैं, यहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन को बोलते हैं, ठीक है। डीप फाउंडेशन मतलब
पाइल फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर एंटायरली डिज़ाइन जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पर हम बोरिंग्स बोल रहा हूँ, वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पहले हम वहाँ पर बोर्स करेंगे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही आपके पास काफ़ी बड़े डेप्थ पर, मतलब 20 मीटर 30 मीटर तक के डेप्थ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर बोर को हम क्या करते हैं 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर के डायमीटर पे सर्कुलर हम वहाँ पे बोर करते हैं और उस पर हम केसिंग वगैरह डाल के फिर इन्फोर्समेंट डाल के हम क्या करते हैं वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उसकी कास्टिंग, ठीक है। लेकिन शैलो फाउंडेशन में क्या होता है, शैलो फाउंडेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तब बेसिकली सबसे पहले क्या करेंगे आप ग्राउंड लेवल में आप क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, एक पिट क्या करेंगे आप यहाँ पर एक्सकवेट करेंगे, ठीक है। फिर उसको आप क्लीनिंग वगैरह करवा लीजिएगा, पानी वानी भरा हुआ तो पंपिंग करवा लेंगे। उसके बाद बेसिकली हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम सबसे पहले डालते हैं पीसीसी लेयर, ठीक है। पीसीसी के आपके पास प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 mm तक हम क्या डालते हैं यहाँ पर पीसीसी लेयर, ठीक है, 50 mm, ठीक। उसमें आपके पास पीसीसी मतलब आपके पास जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 1:4:8, ये सब क्या होता है आपके पास प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, मतलब 1:4:8, मतलब समझ में आ रहा है। ये क्या आपके पास सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कितना है ये 1:4:8, इतना ज़्यादा तक आपके पास यहाँ पर ये सब पीसीसी का आपके पास होता है। आरसीसी की अगर मैं बात करूँगा तो वो कितना होता है आपके पास 1:1.5:3, 1:2:4, ऐसे टाइप का ये सब क्या आपके पास आरसीसी है, या फिर 1:1.5:2.5, 1.25:2.5 ऐसे टाइप का वो आपके पास आरसीसी में आता है। तो ये क्या हो गया आपके पास पीसीसी में कितना डाल रहे हैं हम 50 mm का, हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं उसमें पीसीसी लेयर डाल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना हम कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे हम कवर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 50 mm या फिर 75 mm का हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे हम कवर। ये क्या आपके पास दिस इज 50 mm का मैंने यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया, नॉमिनल कवर में यहाँ पर प्रोवाइड किया। उसके ऊपर मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, उसके ऊपर मैं डालूंगा यहाँ पर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके ऊपर क्या डाला मैंने, यहाँ पर मैंने डाला रीइंफोर्समेंट, ठीक है। उसके ऊपर मैंने डाला यहाँ पर रीइंफोर्समेंट और फाइनली क्या करूँगा मैं, जितनी मेरी डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ जितना भी मेरे पास फुटिंग है, तो जितनी थिकनेस ऑफ फुटिंग है मैं क्या कर दूंगा उतने थिकनेस तक मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं कॉन्क्रीटिंग कर दूंगा, ठीक है। उतनी थिकनेस तक मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर कॉन्क्रीटिंग कर दूंगा। तो एक कवर कैसे प्रोवाइड करोगे, कवर के लिए आपके पास स्मॉल क्रॉस सेक्शन का आप क्या करोगे, छोटा आप सीमेंट का कुछ आप टुकड़ा बना लोगे जिसका आपके पास थिकनेस कितनी होगी आपके पास 50 mm। बेसिकली क्या होगा आपके पास, उसके ऊपर आप क्या करोगे, आप रीइंफोर्समेंट को आप बैठाओगे ताकि आपके पास जो ग्राउंड सरफेस या फिर जो पीसीसी है और आपके पास जो रीइंफोर्समेंट है वो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, आपके पास गैप होना चाहिए। गैप क्यों होना चाहिए, ताकि आप जब कास्टिंग कर रहे हो तो प्रॉपर ये क्या हो जाए आपके पास, इसके नीचे भी क्या हो जाए आपके पास कंक्रीट वहां पर बैठे प्रॉपरली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं अपन यहाँ पर कवर प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर 50 mm आप यहाँ पर कवर प्रोवाइड कर दीजिए या फिर आप 75 mm आप वहाँ पर क्या कर दीजिए कवर प्रोवाइड कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं ना 50 mm जो कवर हम प्रोवाइड किए हैं वो कब प्रोवाइड करते हैं, जब आप यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या डाला यहाँ पर पीसीसी लेयर जो डाली है, अगर आपने पीसीसी लेयर डाली है तो उसके ऊपर आप क्या करिए 50 mm तक का आप कवर वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल जब आप राफ्ट फाउंडेशन वगैरह जब आप बनाते हैं तो मैं आपको बताया राफ्ट फाउंडेशन में n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और राफ्ट फाउंडेशन काफी ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपके पास, जब आपके पास सॉइल वीक होती है और आपके पास जो कॉलम्स जो होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं वहां पर हम राफ्ट फाउंडेशन राफ्ट फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली राफ्ट फुटिंग में ना जनरली हम सबसे पहले ग्राउंड लेवल में ही हम क्या करते हैं वहां पे सीधा कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे ही हम क्या कर देते हैं, हम वहाँ पर पीसीसी की लेयर हम नहीं डालते हैं, हम सीधा ग्राउंड लेवल पे ही हम क्या करते हैं वहां से ही हम कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कवर आप जो प्रोवाइड करोगे सिंस वहाँ पे पीसीसी नहीं है तो कवर आप थोड़ा और ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, कितना 75 mm, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लेना कि आपके पास when PCC layers are provided जनरली कितना आपके पास 50 mm, जनरली कितना आपके पास 50 mm, then nominal cover can be taken as 50 mm, ठीक है, फॉर फुटिंग। सिमिलरली यहाँ पे लिखना when concreting is done
is done at the base, ठीक है, at the base or the ground level, or the ground level of excavation, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना PCC is not used. When PCC is not used, then provide 75 mm, then provide 75 mm of nominal cover, then provide 75 mm of nominal cover, ठीक है। मतलब आप PCC लेयर आपने यूज नहीं किया, सीधा सीधा आप ग्राउंड लेवल से आपने क्या किया, वहां पर कॉन्क्रीटिंग आप करना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट लिख लेना फॉर राफ्ट फुटिंग, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना फॉर राफ्ट फुटिंग इन केस ऑफ राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन। मैट और राफ्ट एक ही होता है। फॉर राफ्ट फुटिंग यू कैन प्रोवाइड कितना 75 mm, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते PCC हम वहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए कवर हम वहाँ पर 75 mm तक का नॉमिनल कवर हम यूज़ करके सीधा उसके बेस जो है डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्क्रीटिंग हम वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस केस में क्या होता है आपके पास, यहाँ से आप 50 mm या फिर 75 mm आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या था आपके पास, नॉमिनल कवर। बात करते हैं सेकंड आपके पास क्लॉज जो है यहाँ पर आप लिखिए मिनिमम ऑफ 150 mm, मिनिमम ऑफ 150 mm thickness of footing is provided at the edges, ठीक है, at the edges। मतलब आपके पास जो मिनिमम जो थिकनेस है एज में, ठीक है, वो कितना होना चाहिए आपके पास, मिनिमम आपके पास 150 तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और अगर मैं बात करूं आपके पास मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट की, ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। जो आप स्लैब में जैसा आपने पढ़ाया था, आपको मैंने स्लैब का मैंने कितना बताया था, मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इक्वल्स टू 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। स्लैब का याद है क्या, IS कोड कितना, कोडल प्रोविजन कितना बताया था मैंने मिनिमम एरिया का, वो था आपके पास 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया इन केस ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, इन केस ऑफ माइल्ड स्टील या फिर Fe250 जब आप प्रोवाइड कर रहे हो, और 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया when HYSD bars are used, HYSD bars are used, मतलब Fe415 या फिर 500। तो इस केस में कितना प्रोवाइड करोगे आप, 0.12%, सेम एज जितना मैंने आपको स्लैब्स में आपको जो बताया था, ठीक है। स्लैब्स में मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट या फिर उतना ही हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हम उतना ही प्रोवाइड करते थे, 0.15% या फिर 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। कॉलम्स की अगर मैं बात करूं तो कॉलम्स में कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.8%। ध्यान रखना ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। 0.15 या 0.12 किस में करते हैं हम, स्लैब्स में। अगर मैं आपके पास उसमें बात करूं कॉलम्स में, तो कॉलम्स में कितना था आपके पास 0.8%, और मैक्सिमम कितना था 6% या फिर 4%, डिपेंडिंग कि वहाँ पर बार्स का रीइंफोर्समेंट का ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जितनी कोडल प्रोविजंस जितना भी है, ठीक है, आप क्या करिएगा, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो आप क्या करिएगा, एक ना छोटा सा ना आप जो भी आप शॉर्ट नोट्स जो बनाते हैं, तो एक शॉर्ट नोट्स बना के ना ऊपर लिख लीजिए कोडल प्रोविजंस, और इसमें जितने भी टाइप के कोडल प्रोविजंस आपको IS कोड में गिवन है, ठीक है, जो मेन कोडल प्रोविजंस है वो सारे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमेशा क्या कर सकते हो आप, सिर्फ कोडल प्रोविजंस को आप याद करने के लिए सिर्फ आप पेजेस पलटाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोडल प्रोविजन से आपके पास जो आपके पास AE लेवल और JE लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक शॉर्ट नोट्स बढ़ाइए बढ़िया, और वहाँ पे जितने कोडल प्रोविजंस है वो सारे कोडल प्रोविजंस आप लिख लीजिए RCC के, ठीक है। तो आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा आपको ध्यान रखने के लिए, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन की अगर मैं बात करूँ, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF की बात करूँ, तो मैं आपको बताया था कि आपको यहाँ पर कोडल प्रोविजंस तो है नहीं, फ्रॉम जियोटेक आपको मैं बताया था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप देखने को मिल सकते हो। तो अगर जियोटेक में आपको याद होगा तो हम जियोटेक में ना हम रैंकाइंस जब एनालिसिस करते थे वहाँ पर, ठीक है, रैंकाइन के जब एनालिसिस करते थे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, तो वहाँ से ना आपके पास
df का एक फॉर्मूला निकला था, df शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू q बाय गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई द होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई द होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास q क्या है, आपके पास q आपके पास प्रेशर है, ठीक है, सॉइल प्रेशर जो आपके पास आ रहा है, गामा उसकी जो यूनिट आपके पास जो वेट होगा सॉइल का वो, फाई क्या है आपके पास, फाई है आपके पास इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा था, यहां से आपको मिल रहा था डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मिनिमम हमें कितना प्रोवाइड करना होता है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन शुड बी 500 mm, शुड बी 500 mm, इतना तो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये IS कोड में तो शायद मेंशन नहीं किया होगा, या आपके पास दूसरे का IS कोड में मेंशन किया होगा 1080 वगैरह में, 456 में आई गेस शायद ही मेंशन होगा ये। बट मिनिमम आपके पास जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हम जो प्रोवाइड करते हैं बेसिकली वो कितना होना चाहिए आपके पास, मिनिमम आपके पास 500 mm तक का होना चाहिए, ठीक है। और ये हम जो वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं हम, रैंकाइन्स थ्योरी। जब आप अर्थ प्रेशर वगैरह जब आप पढ़ोगे और आप बियरिंग कैपेसिटी वगैरह आप जब पढ़ोगे जियोटेक में, तो वहाँ पर पहले आप अर्थ प्रेशर पढ़ोगे, एक्टिव और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो रैंकाइन्स थ्योरी क्या करता है, आपके पास एक एलिमेंट लेता है सॉइल के अंदर, ठीक है, वो आपके पास फुटिंग के जस्ट नीचे वाले पॉइंट पे, फुटिंग के जस्ट बॉटम में आपके पास जो कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट का एनालिसिस करके वहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर को जब वो आपके पास इक्वेट करता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर को जब वो इक्वेट करता है तो वहाँ से उसको ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, वहाँ से उसको ये वाला फॉर्मूला मिलता है। तो एनालिसिस को रैंकाइन्स ने किया था, तो रैंकाइन बताया था कि आपके पास मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन q अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपके पास यहाँ से निकल जाएगा। तो हमने सॉइल के बारे में हमने पढ़ा और हमने अप्लाई कहाँ पे किया, जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है। तो ये था आपके पास कोडल प्रोविजंस। सिमिलरली अगर मैं सॉइल की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होगी कि आपके पास जब मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँगा सॉइल के, ठीक है, आप जब वहाँ पर जियोटेक में जब आप कॉन्टैक्ट प्रेशर थ्योरी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, सॉइल और फुटिंग का जब आप कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जब आप देखेंगे तो बेसिकली आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास एक कॉलम है, ठीक है, एक आपके पास एक फुटिंग है, वो किस पे रेस्ट कर रहा है आपके पास, सैंडी सॉइल में, ठीक है, जियोटेक में अपन पढ़े थे कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था अगर आपके पास यहाँ पर सैंडी सॉइल है तो आपके पास जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है सॉइल और फुटिंग का, तो वो कैसा होता है आपके पास, वो आपको जनरली कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, वो आपको जनरली कैसा देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, किसके लिए, फॉर सैंडी सॉइल, ठीक है, एक है आपके पास फॉर सैंडी सॉइल। आपको यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे जियोटेक में तो आपके पास जो बेस ऑफ द आपके पास जो फुटिंग है और आपके पास सॉइल कैसा, आपके पास सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल का जो आपका जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है, जो प्रेशर जो प्रोवाइड करता है वो कैसा आता है आपके पास, कुछ इस वे से आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली जब आपके पास क्लेई सॉइल होगा, जब आपके पास सॉइल कैसा है, क्लेई सॉइल है, ठीक है, ये कैसा आपके पास क्लेई सॉइल है। तो इसमें जब आप देखोगे यहाँ पर, इसमें आपको जब देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो आपको कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। डिपेंडिंग करता है कि आपका जो फुटिंग है वो कैसा आपके पास फ्लेक्सिबल फुटिंग है कि रिजिड फुटिंग है, उस वजह से आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, आपको यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं सॉइल से, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे यहाँ पर, आप जब बात करोगे यहाँ पर आरसीसी में जब हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सॉइल प्रेशर जब हम अल्टीमेट लिमिट स्टेट में जब हम लेते हैं, ठीक है, अल्टीमेट लिमिट स्टेट में जब हम लेते हैं तो यहाँ पर ना हम इसको कैसे अज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर इसको जो हमारा जो अजम्पशन रहता है वो हम कैसा लेंगे, इसके बेस के नीचे पे हम यहाँ पर अज्यूम्ड हमारे पास जो रहता है चाहे वो कैसा भी हो सॉइल, ठीक है, हम उसको कैसा अज्यूम करते हैं, हम उसको एज अ यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं। अज्यूम्ड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है, फॉर डिजाइनिंग।
डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे करते हैं, ठीक है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन को हम जब हम एरिया, मैं आपको बताऊंगा एरिया कैसे निकालते हैं हम फाउंडेशन का, फुटिंग का। जब एक बार आपने एरिया निकाल लिया तो जब आप एरिया निकालते हैं ना, तो वो हम बेसिकली वर्किंग, हमारे पास जो लोड्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब एक बार आपने एरिया निकाल लिया, फिर उसके बाद जब बेंडिंग और शेयर के लिए जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तब अल्टीमेट लिमिट स्टेट में हम वहाँ पर एनालिसिस करते हैं और उसको हम जो कॉन्टैक्ट प्रेशर हम जो मान रहे हैं, सॉइल प्रेशर जो अपवर्ड जो सॉइल प्रेशर आ रहा है, उसको हम कैसे मान ले रहे हैं, उसको हम यूनिफॉर्म मान ले रहे हैं डिजाइनिंग के लिए। बट जब भी हम एरिया निकालने के लिए जब हम एस्टिमेट करते हैं, तो एरिया निकालने के टाइम पे हम वहाँ पर जो लोड जो होता है वहाँ पर हम उसको अल्टीमेट के कंडीशन में नहीं लेते हैं, हम उसको वहाँ पर वर्किंग या फिर सर्विसेबल लोड कंडीशन में लेते हैं। उसके बारे में बात करूंगा, इसको आपको नोट करना तो नोट कर लीजिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसके बारे में और चीज़ें जब आपको बताऊंगा डिजाइनिंग के टाइम पे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन आगे।